अमेरिका में पैदा हुए जॉर्ज एस क्लेसन एक सोल्जर, बिजनेसमैन और एक राइटर थे। वो अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के नाम से फेमस हो गए। उनकी इस बुक को इंश्योरेंस कंपनी और बैंक भी प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें इंश्योरेंस की वैल्यू बताई गई है। और बड़े बड़े ऑथर्स जैसे रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक को पढ़ने के लिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे योरसेल्फ फर्स्ट का फॉर्मूला इसी बुक से आया है। इस बुक में जॉर्ज ने एक प्राचीन समय के राज्य बेबीलोन की बात की है, जो सबको लगता था कि कोई रहने की अच्छी जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। लोगों का रहना वहाँ पे मुश्किल था क्योंकि जमीन बंजर थी और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं थे जिससे लोग खाना खा सके। पर बेबीलोन उस समय का सबसे अमीर राज्य था जहाँ पे लोग बड़े अच्छे से रह रहे थे। वहाँ के लोग कुछ प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करते थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अमीर थे। तो जॉर्ज ने देखा कि वो प्रिंसिपल्स आज के टाइम पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इसलिए जॉर्ज ने उन कहानियों के जरिए हमें वो पॉइंट्स सिखाने की कोशिश की है। तो इन 10 पॉइंट्स में आप वो चीजें सीख सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट करके एक अमीर इंसान बन सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। पहला पॉइंट है द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बंसीर दीवार के सहारे बैठा हुआ था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बेबीलोन में रहने वाला बंसीर बहुत ही अच्छी घोड़ा गाड़ियां बनाता था। उसकी एक घोड़ा गाड़ी सामने आधी बनी हुई रखी थी पर वो उसका काम पूरा नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी ने उससे बोला कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको काम करना चाहिए। इस घोड़ा गाड़ी को पूरा बना के एक अमीर इंसान को बेचिए ताकि हमारे घर में कुछ पैसे आएं। पर बंसीर बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मैं ऐसे गरीब कब तक रहूंगा, कब मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा और एक मैं बेहतरीन जिंदगी जीऊंगा। उसे पता था कि पैसे के बिना उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। वो सोच रहा था कि क्यों अमीर लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और मैं ये घोड़ा गाड़ियां बना के गरीबी में जी रहा हूँ। एक दिन उसका फ्रेंड कोबी उसके पास आया। उसने देखा बंसीर बहुत उदास बैठा है पर उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, तो उसने बंसीर से बोला क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। उसे लगा था कि बंसीर के पास पैसे होंगे क्योंकि वो काम कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम करता है। पर बंसीर ने अपना पर्स खोल के उसे दिखाया तो उसमें एक भी रुपया नहीं था। उन दोनों को रियलाइज हुआ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो गरीबी झेल रहे हैं। वो दोनों सोचने लगे कि इस शहर में बहुत सारे लोग अमीर हैं तो हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसका जवाब पता लगाया जाए। उनका एक पुराना दोस्त था अरकद, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो उन्होंने सोचा कि हम अरकद के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके अमीर बनने के पीछे क्या राज है और हम कैसे अमीर बन सकते हैं। बंसीर और कोबी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो कि कॉमन फ्रेंड्स थे अरकद के साथ। वो सब मिलकर अरकद के पास जा रहे थे पर उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में उन्हें एक सीक्रेट पता चलेगा जिससे वो भी अमीर बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अरकद पूरे बेबीलोन में फेमस था क्योंकि वो वहां का सबसे अमीर आदमी था। वो गरीबों की मदद करता था, अपनी फैमिली का ख्याल रखता था और एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था। वो काम बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था पर उसकी वेल्थ हर साल इंक्रीज हो रही थी। तो जब अरकद के दोस्त उसके पास आए तो उन्होंने उससे पूछा कि हम बचपन में सब एक जैसे थे, हम में से कोई भी अमीर नहीं था, तो तुम इतने अमीर इंसान कैसे बन गए और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आज तक गरीब हैं। तो अरकद ने उन्हें बोला कि तुम्हारी गरीबी की वजह है पैसों के प्रिंसिपल्स को ना समझना। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं कि भाई अगर किस्मत अच्छी रही तो हम अमीर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। करोड़ों में से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत की वजह से उनके पास पैसा आ जाता है। वो ज्यादातर या तो उस पैसे को उड़ा देते हैं या फिर कंजूस बन जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस वेल्थ को ग्रो कैसे करना है। जैसे जब अरकद छोटा था तो उसे पता था कि मेरे को अमीर बनना है, तभी मैं जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकता हूँ, तभी मैं अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था पर उसको पता था कि अगर मैं पढ़ूंगा और अपने समय का सही उपयोग करूंगा तो मैं एक टाइम पे अमीर बन जाऊंगा। उसने एक जॉब पकड़ी थी जिसमें वो कॉपी करता था लोगों के काम की। उसमें उसे काफी कम पैसे मिलते थे पर उसके खर्चे उससे ज्यादा थे तो उसके पास पैसे बचते नहीं थे। एक दिन उसके पास एक आदमी आया, अलगमिश, जो लोगों को पैसे उधार दिया करता था। तो अरकद ने उसका काम बिना पैसों के करा और उससे पूछा कि मेरे को अमीर बनने का सीक्रेट बताओ कि आप इतने अमीर कैसे हैं कि आप लोगों को पैसे उधार भी दे देते हैं। तो अलगमिश ने उसे बताया कि इंसान जितना भी कमाता है उसको अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचा के अपने पास रखना चाहिए। तो अरकद ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा के रखना शुरू करा। अब उसको बीच बीच में बड़ा मन करता था कि यार मैं इस चीज पे पैसे खर्च करूं, उस चीज पे पैसे खर्च करूं, पर उसने अपने मन को काबू करा और अपने कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू करा।
धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब एक बार अल्गमिश फिर आया, फिर उसने उसका काम करा बिना पैसों के। फिर उससे पूछा कि अच्छा मैंने पैसे बचाने तो शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं क्या करूं जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं। तो अल्गमिश ने उससे बोला कि तुम इस पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करो ताकि ये पैसे ग्रो हों टाइम के साथ। तो उसने अल्गमिश की बात मानी और अपने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करे। जब तीसरी बार अल्गमिश उसके पास आया तो उसने देखा अरकत एक बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है और ये जो उसे बोल रहा है वो उसे अच्छे से कर रहा है। तो ये देख के अल्गमिश अरकत से काफी प्रभावित हुआ और उसने अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए उसे अपना पार्टनर बना लिया। अरकत ने ये स्टोरी अपने दोस्तों को बताई और उनसे कहा कि तुम्हें भी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा के रखना चाहिए और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि टाइम के साथ साथ तुम्हारी वेल्थ ग्रो हो। उसने बताया कि इसके लिए तुम्हारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हैं उनसे सीखते रहना चाहिए ताकि तुम अपने पैसों का सही उपयोग करो। अरकत के दोस्तों को उसकी बात समझ में आई और उन्हें पता चला कि यह कोई लक नहीं है जिससे ये अमीर हुआ है, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसको इंप्लीमेंट करने से कोई भी अमीर हो सकता है। थर्ड पॉइंट, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। बेबीलोन एक बहुत ही सुंदर राज्य माना जाता था जो कि सबसे अमीर था, पर यह कोई लक की वजह से नहीं हुआ था, ये लोगों की समझदारी की वजह से हुआ था जो सीख गए थे कि अमीर कैसे बनते हैं। एक बार बेबीलोन का राजा एक युद्ध जीत के आया तो उसने देखा कि उसके राज्य में बड़ी समस्या चल रही है। उसने अपना राज्य बड़ा अच्छा बना रखा था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो या फिर नॉर्मल खेतीबाड़ी का काम, उसने काफी अच्छी सुविधाएं दे रखी थी, पर फिर भी वहां पे लोग परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और काम नहीं था तो उनके पास पैसे नहीं बचते थे क्योंकि सारे के सारे पैसे कुछ लोगों के हाथ में चले गए थे। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई ये सारे पैसे कुछ लोगों के हाथ में कैसे चले गए। उसने मंत्री से पूछा भाई ये कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो मंत्री ने बताया कि वो लोग काफी समझदार हैं जिनके पास सारे पैसे चले गए हैं क्योंकि वो वेल्थ को अपने पास रखने का तरीका जान चुके हैं। वो अपने पैसे अच्छे से सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो बेबीलोन के राजा ने सोचा कि ये अगर ऐसी चीज है तो ये तो सबको पता होनी चाहिए। तो उसने उस टाइम के सबसे अमीर इंसान अरकत को बुलाया और उससे बोला कि ये सारी नॉलेज इन लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि ये लोग भी अमीर बन सके। तो अरकत ये सिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने बोला कि मैं लोगों को 7 दिन में 7 तरीके बताऊंगा जिससे लोगों का पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। तो एक खाली हॉल में अरकत को और 100 लोगों को लाया गया जिनको उसे सिखाना था। अरकत ने एक आदमी से पूछा कि तुम क्या करते हो अपने जीने के लिए। उसने बोला कि मैं सामान की कॉपी करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये काम किसने किया है। अरकत छोटी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था क्योंकि उसने भी ऐसे शुरुआत की थी। तो उसने उसे बोला कि तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि तुम भी अमीर बन सकते हो। फिर वो दूसरे इंसान के पास मुड़ा, उससे उसने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो। उसने बोला कि मैं फार्मर से बकरियां खरीदता हूँ और उसे दूसरे गांव में जाके बेच देता हूँ। अरकत हंसने लगा और उसने बोला तुम भी अमीर बन सकते हो। इस तरह से उसने वहां पे सारे लोगों से पूछा और उन्हें बताया कि हर कोई अपने जो पैसे उसके पास आ रहे हैं उससे वो अमीर बन सकता है। उदाहरण के तौर पे अरकत ने एक अंडे बेचने वाले से बोला कि अगर तुम्हारी टोकरी में 10 अंडे आते हैं और उसमें से तुम 9 अंडे रोज बेच देते हो तो 10 दिनों बाद क्या होगा। तो आदमी बोला कि भाई वो टोकरी भर जाएगी। तो अरकत ने सबको देखा और बोला ये है पहला सीक्रेट जिसकी वजह से आप खाली पर्स होने से बचा सकते हो। आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसमें से 10% सेव करो और आप कभी भी खाली पर्स नहीं रहोगे और हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। ऐसा करने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास पैसों की कमी है, बल्कि ऐसा करने से आपके पास पैसे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरे दिन अरकत आया तो उसने दूसरे सीक्रेट की बात कही। उसने बोला कि आपको अपने खर्चों को संभालना है। बहुत सारे लोग अपने खर्चे उतने बढ़ा देते हैं जितनी उनकी इनकम होती है, जिसकी वजह से उनके पर्स हमेशा खाली रहते हैं। उसने पूछा कि कल कितने लोगों का पर्स खाली था। सबने हाथ उठा लिया। उसने बोला कि आप लोग सारे अलग अलग काम करते हैं, आपको अलग अलग सैलरी मिलती है और आपकी फैमिली का साइज भी अलग अलग है, लेकिन आप सबके बटुए खाली थे क्योंकि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से मैच कर रहे थे। तो अगर तुम बजट नहीं बनाओगे और अपनी चाहत के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दोगे तो तुम्हारा पर्स हमेशा खाली रहेगा। तीसरे दिन जब अरकत आया तो उसने तीसरे सीक्रेट की बात की। उसने बोला कि अगर तुमने सेविंग शुरू कर दी है और अपने खर्चे को कंट्रोल कर लिया है तो अब टाइम है जो आपकी सेविंग है उसको मल्टीप्लाई करने का। क्योंकि अगर आपका पैसा आपके पर्स में है तो आपको तो बड़ी खुशी होगी, हाँ वो मेरे पर्स में है, पर वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। आपको उस पैसे को काम पे लगाना है ताकि वो ग्रो हो सके। उसने बताया कि जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी तो मैंने एक आदमी को उधार दिया था जिसका नाम था अग्गर।
जो कि ढाल बनाता था। अकबर को पैसे चाहिए थे ताकि वो धातु खरीद सके जिससे वो ढाल बनाए, और उसको वो बेच देता था। तो जब उसकी ढालें बिकती थी तो वो उसके पैसे तो देता था, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता था जिसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जब भी अरकत के पास पैसे आते थे वो सारे पैसे वापस उसे उधार दे देता था। तो धीरे धीरे करके उसके पैसे अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि आप पैसे बचा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके पास पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। चौथे दिन जब अरकत आया तो उसने फोर्थ सीक्रेट की बात की। उसने बोला कि आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, उसको जाने से भी बचाना है। खासकर जब आपके पास बहुत कम पैसे हो और वो एक ही बारी में सारे जा सकते हो। आपको ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है जिसमें बहुत सारे पैसे आने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें वो सारे पैसे जाने की भी उम्मीद है। तो आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। उसने बताया कि जब भी आप कभी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इस तरह से मत करो कि जैसे कोई ईंट बनाता है और वो बोले कि मुझे सुनार का काम करना है, तो आप उसे पैसे दे दो कि भाई तू सुनार का काम कर ले और जब पैसे बढ़ जाए तो मेरे को दे दियो। हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह लो और ऐसी गलतियां करने से बचो। 5वें दिन अरकत आया और उसने लोगों को 5th सीक्रेट बताया। उसने बताया कि बेबीलोन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत महंगी जगह रह रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा रेंट भी देते हैं। वहाँ पे इतनी भी जगह नहीं होती कि वो इंजॉय कर सके, उनकी फैमिली इंजॉय कर सके। जब इंसान के पास अपनी एक जगह होती है जिसमें वो अपने हिसाब से काम कर सकता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो मोटिवेट होता है और अच्छे काम करने के लिए। तो हर किसी को अपना एक घर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो रेंट में पैसे दे रहे हो वो बच रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं और आगे के लिए काम कर सकते हैं। 6ठे दिन अरकत ने 6th सीक्रेट बताया। उसने बताया कि अभी हम जवान हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, पर आगे आगे हम बूढ़े होंगे और हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो और आप ना रहें। उस टाइम पे आपके परिवार का क्या होगा? तो आपको हमेशा इसके लिए एक प्लान तैयार रखना चाहिए। ऐसे टाइम के लिए हमारे पास हमेशा एक इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आपको हमेशा एक प्लान तैयार रखना चाहिए कि आने वाले समय में अगर आप ना भी कमाएं तो आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। अब आया 7वां दिन। 7वें दिन अरकत ने 7th सीक्रेट बताया। उसने बताया कि एक आदमी था जो बार बार उधार लिया करता था क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा थे और कमाई कम थी। जब उसने उससे पूछा कि आप ज्यादा कमाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, तो उसने बोला कि मैं 2 महीने से अपने मालिक से बोल रहा हूँ पैसे बढ़ाने के लिए, पर वो बढ़ा नहीं रहा है। उसने बताया कि इंसान को अपनी चाहत का पता होना चाहिए, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, तभी वो उसे पूरा कर सकता है। जैसे अगर उस इंसान को पता हो कि मुझे 1 किलो सोना चाहिए तभी वो उसके लिए काम करेगा। अगर उसे पता ही नहीं उसे कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो वो काम नहीं कर पाएगा उस हिसाब से। अरकत ने बताया कि जब वो अपना काम करता था कॉपी करने का, रिकॉर्ड बनाने का, तो उस टाइम पे उसने ये नोटिस किया कि जो भी लोग ज़्यादा कमाते थे वो अपने काम में इंटरेस्टेड होते थे, उनका फोकस अपने काम पे होता था और वो लगातार उस काम को करते थे, जिससे उनकी स्किल अच्छी होती रहती थी और उन्हें पैसे बढ़ाने के लिए बोलना नहीं पड़ता था। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट आर की टू सक्सेस। उसने बताया कि आपको अपने कर्जे उतारने चाहिए ताकि आपका बेफालतू को इंटरेस्ट ना जाए। आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए और अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने के लिए काम करना है ताकि आप खुद की नज़रों में अपनी इज्जत बना सकें, जिससे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। 4th पॉइंट है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। बेबीलोनियंस में लकी होने की एक चाहत भरी हुई थी। वो सोचते थे कि गॉडेस ऑफ लक उनको बहुत सारा पैसा बार बार देती रहे। एक बार एक आदमी ने अरकत से अपनी एक स्टोरी शेयर की। उसने बताया कि वो जब मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसे एक पर्स मिला जिसमें सोना था, और मैं चाहता हूं कि गॉडेस ऑफ लक मुझे ऐसा सोना रोज दे। तो ये सुन के अरकत हल्का हल्का हंसने लगा। उसने कहा चलो आज इस आइडिया पे बात करते हैं। उसने लोगों से पूछा क्या किसी और को ऐसा लक मिला है जिसमें उसको काफी सारा पैसा ऐसे मिल गया हो गिरा हुआ। सब चुप हो गए क्योंकि किसी को ऐसे पैसे नहीं मिले थे। फिर एक आदमी ने बोला कि मैं तो लक की देवी को मानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं जुआ खेल रहा होता हूँ या घोड़ों पे अपने पैसे लगा रहा होता हूँ तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और बहुत बार मैं जीतता हूँ। अरकत फिर से हल्का हल्का हंसने लगा। उसने बोला कि बहुत बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है जिससे हम अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हैं, पर जुए में और घोड़े की रेस में हमें नहीं पता होता कि क्या हम हर बार पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे जीतने के ऑड बहुत कम होते हैं। उसने बोला क्या कोई है हमारे भी जिसने लगातार लक से सक्सेस हासिल की हो। सब एकदम चुप हो गए।
सबको ये एहसास हुआ कि ट्रू सक्सेस और पैसा सिर्फ गैम्बलिंग से नहीं आता। फिर अरकत ने उनसे पूछा, क्या कभी किसी को ऐसा लगा कि उनके पास गुड लक आ रहा था पर आते आते उनसे कुछ ऐसी भूल हुई जिसकी वजह से वो चला गया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। एक आदमी ने बताया कि मेरे को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। हमारे राज्य के बाहर एक इंसान जमीन खरीदना चाहता था जिससे वो वहां पे जड़ी बूटी उगा सके, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बारी में इतनी बड़ी जमीन खरीद सके। तो उसने लोगों से बोला कि मुझे 10 लोग चाहिए जो कि थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, और जब हम इस जमीन को बेचेंगे तो जितना भी प्रॉफिट होगा हम उसे शेयर कर लेंगे। तो आदमी ने अपने बेटे से बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है जहां पे तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर बच्चे को यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने में हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि उसकी चाहत थी कि वो नए नए सामान खरीदे बजाय यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के। उसने डिसीजन लेने में देरी कर दी जब तक वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, और जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसे बहुत फायदा हुआ। अरकत ने बोला कि यही होता है, गुड लक ज्यादातर हमारे सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है, उसके लिए हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। प्रोक्रास्टिनेशन हमारी सक्सेस का दुश्मन है, और जो लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं डिसीजन लेने में, उनके गुड लक के चांसेस कम होते रहते हैं। 5th पॉइंट है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। रात का समय था, एक पेड़ के नीचे आग लगा के बहुत सारे लोग उसके आसपास बैठे थे। उसमें से एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था कलाबाब। उसने लोगों से पूछा कि अगर मैं आपको एक बैग दूं जिसमें सोना भरा हुआ है और दूसरा बैग दूं जिसमें 5 लॉज ऑफ गोल्ड हैं, तो आप क्या लोगे? सबने एक साथ बोला, सोने से भरा हुआ बैग। कलाबाब हंसने लगा। उसने बोला, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो पैसों के ज्ञान को तो इग्नोर कर देते हैं और पैसे चाहते हैं, जिससे बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमें यह समझना चाहिए कि गोल्ड उसी के पास रहता है जो इसके लॉस समझता है। सारे लोग कलाबाब की बातें सुनने को तैयार बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या है वो 5 लॉज? उसने बताया कि मेरे पास एक लड़का आया था, नोमासीर, जो अरकत का बेटा था। उसके पास एक बैग था जिसमें सोना भरा हुआ था और एक बैग था जिसमें 5 लॉज ऑफ गोल्ड थे। नोमासीर ने मुझे अपनी कहानी बताई कि कैसे वो एक दूर राज्य में गया और उसके साथ धोखा हुआ, जिसकी वजह से उसने काफी नुकसान झेला। उसने ये भी बताया कि फिर उसने 5 लॉज ऑफ गोल्ड पढ़े और उसे समझ में आया कि ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है सोना होने से। वो 5 लॉज ये हैं। नोमासीर ने बताया, जब उसने पहला लॉ पढ़ा जो था सेव 1/10 ऑफ योर अर्निंग, यानी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको बचाना है, तो उसने बड़ी मेहनत से अपने ऊपर कंट्रोल करके पैसे बचाने शुरू करे। फिर उसने दूसरा लॉ पढ़ा, इन्वेस्टिंग। वो सोच रहा था कि इन बचे हुए पैसों को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। फिर उसे एक समझदार इंसान मिला जो कि अपने पैसे ग्रो कर रहा था, तो नोमासीर ने उससे बात की, उससे चीजें पूछी कि हमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो उसने अपने इन्वेस्ट करने का तरीका बताया। फिर उसने तीसरा लॉ पढ़ा कि जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आप इन्वेस्टमेंट को समझ के या फिर किसी अच्छी गाइडेंस के अंदर इन्वेस्ट करो। तो उसने उस आदमी से बोला, क्या आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो उसने बोला, बिल्कुल, मैं ब्रोंज खरीद रहा हूं, अगर तुम चाहो तो तुम भी ब्रोंज खरीद सकते हो, जिससे राजा आने वाले समय में जो भी इसका यूज करेगा उससे हमें प्रॉफिट होगा और हम उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। तो नोमासीर ने इस लॉ को फॉलो किया और उसे काफी प्रॉफिट हुआ। 4th लॉ था, ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचो जो आपको समझ नहीं आती या फिर एक्सपर्ट उन इन्वेस्टमेंट के लिए मना करते हैं। क्योंकि ये गलतियां नोमासीर पहले कर चुका था, तो उसे समझ में आ गया था कि वो ऐसी गलतियां अब दोबारा नहीं करेगा। 5वां लॉ था कि ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचो जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगे, जैसे 21 दिन में पैसे डबल करना, और ऐसे लोगों से बच के रहो जो धोखाधड़ी करते हैं। जब इन सब के बाद नोमासीर अपने पापा के पास गया तो उसने अपना सोने से भरा हुआ बैग दिखाया और उसने अपने पापा को बताया कि आपने जो मेरे को 5 लॉज ऑफ गोल्ड दिए थे वो इस सोने से ज्यादा कीमती हैं। कलाबाब की बात सुन के सबको समझ में आ गया था कि पैसा लक से नहीं मिलता, पैसा उसकी समझ और अपने लगातार एफर्ट करने की वजह से मिलता है। तो ये है 5 लॉज ऑफ गोल्ड। फर्स्ट, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। सेकंड, इन्वेस्ट इट वाइजली। थर्ड, सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। फोर्थ, अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। फिफ्थ, डोंट फॉल फॉर गेट रिच क्विक स्कीम्स। इन लॉज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी अमीर बनने की संभावना काफी ज्यादा है। 6th पॉइंट है द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में एक आदमी रहता था, रोडान, जो कि बहुत अच्छे भाले बनाता था। एक बार उसका भाला राजा को बहुत पसंद आया और राजा ने उसे 50 अशर्फियां दी।
वो बड़ा खुश हो गया कि भाई अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं बड़ा घर खरीद सकता हूँ, घोड़ा गाड़ी सब खरीद सकता हूँ। पर खुश होने के साथ साथ वो कंफ्यूज भी हो गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि इस पैसों का मैं क्या करूं। वो जब भी लोगों के पास जाता था लोग उससे उधार मांगने लग जाते थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उधार दूं या ना दूं। तो वो राज्य के एक समझदार इंसान के पास गया जिसका नाम था मैथन, जो लोगों को उधार दिया करता था। उसने मैथन को बताया कि राजा से मुझे 50 अशरफियां मिली है, अब मैं इसका क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं लोगों को उधार दे दूं? तो मैथन के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान आई और उसने बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बैल और एक गधा दोस्त थे। तो बैल से बहुत काम कराया जा रहा था, तो गधे ने बैल को सलाह दी कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो, इस काम से बचो, मत करो ये सारा काम। तो बैल ने गधे की सलाह मानी और मालिक ने सारा काम गधे के ऊपर थोप दिया। तो इससे पता चलता है कि जब भी आप किसी दोस्त की मदद करो या किसी को उधार दो तो उससे ये देखो कि आपके ऊपर कोई समस्या ना आ रही हो। तो रोडान ने बताया कि उसकी बहन उससे उधार मांग रही है क्योंकि उसका पति एक व्यापारी बनना चाहता है। तो मैथन ने बोला कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर तुम्हें यह देख के देना चाहिए कि क्या जो तुम दोगे उससे ज्यादा पैसे तुम्हारे पास वापस आएंगे। साथ ही मैथन ने बोला कि अगर आप अपनी फैमिली में कभी पैसे देना चाहते हो तो इस तरह से दो कि आप भूल जाओ कि मैंने यह कभी उधार दिया था, तभी रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। क्योंकि जब आप पैसे वापस मांगते हो तो काफी सारी समस्याएं आ जाती हैं। मैथन ने लोगों के बारे में बताया जिनको उन्होंने उधार दिया था पर वो वापस नहीं कर पाए। जैसे एक बार एक औरत अपने बच्चे के लिए उधार मांगने आई थी जो एक व्यापारी बनना चाहता था, पर उस बच्चे के पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और उसके पैसे मर गए। मैथन को वहां से पैसे तो नहीं मिले पर वहां से कंप्लेंट बहुत मिली। वहीं बेबीलोन में जितने भी व्यापारी थे जो अच्छा व्यापार करते थे, उनके ऊपर मैथन को पूरा विश्वास था कि अगर वो उनको उधार देता है तो वो उसके पैसे बढ़ा के ही वापस करेंगे। मैथन ने बोला कि ऐसे लोगों को उधार मत दो जो बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि उन्हें रिस्क का पता नहीं होता। ऐसे लोगों को उधार दो जो समझदारी से पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सावधानी पछतावे से अच्छी है। 7th पॉइंट है द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। हजारों लोग दीवार के आसपास खड़े थे ताकि वो बेबीलोन को बचा सके। एक महान योद्धा बंजार उनको लीड कर रहा था। दुश्मन की सेना ने एकदम से हमला कर दिया था क्योंकि बेबीलोन की आर्मी कहीं दूर किसी और युद्ध में बिजी थी। बाहर आर्मी बहुत बड़ी थी और बेबीलोन को बचाने के लिए बहुत कम लोग थे। बहुत सारे लोग भाला लेके गेट के पास खड़े थे, बहुत सारे लोग दीवार के ऊपर एरोज लेके खड़े थे और बहुत सारे लोग आग दुश्मन पे बरसा रहे थे। किसी को यह एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आर्मी एकदम से अटैक कर देगी, क्योंकि इस टाइम पे उसका डिफेंस बहुत कमजोर था। अगर दीवार गिर जाती है तो बेबीलोन खत्म हो जाएगा। सारे लोग डर के अंदर जी रहे थे। वो बंजार के पास आके पूछते थे कि क्या इसमें हम जीतेंगे, क्योंकि सबको पता था खतरा सर पे मंडरा रहा है। एक बार अगर दीवार गिर गई और दुश्मन दीवार को पार कर गया तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। एक बूढ़ा व्यापारी बंजार के पास आया, उसे बहुत डर लग रहा था। उसने बोला कि मेरी फैमिली और मेरा सारा धन यहीं पे है, इस युद्ध में क्या होगा? तो बंजार ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, बेबीलोन की दीवारें स्ट्रांग हैं और ये हमें सेफ रखेंगी। फिर एक औरत आई जिसके हाथ में बच्चा था और उसका पति लड़ाई में घायल हो गया था। उसने पूछा क्या हम ये युद्ध जीत सकते हैं? तो बंजार ने बोला कि हमारी दीवारें स्ट्रांग हैं और दुश्मन बेबीलोन के अंदर नहीं घुस सकता। हफ्तों तक यह युद्ध चला। दुश्मन की सेना आती गई, लड़ती गई, लेकिन कोई भी अंदर नहीं घुस पाया। बंजार सबसे कहता था कि बेबीलोन की दीवारें आपको सुरक्षित रखेंगी। दुश्मन की सेना के मरे हुए सैनिक दीवार के सामने बढ़ते चले गए। लोग उन्हें ले जाते थे और उनको जलाते थे, पर वो दीवार के अंदर नहीं आ पाते थे। चौथे वीक के 5वें हफ्ते में बंजार ने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। सारे बेबीलोन वासी खुश हो गए क्योंकि दुश्मन वापस जा चुका था। एक बार फिर से बेबीलोन की जीत हुई और सारे लोग सुरक्षित रहे। जिस तरह से बेबीलोन को उसकी दीवारों ने बचा रखा था क्योंकि वो स्ट्रांग थी, उसी तरह से हमें अपने जीवन में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है वो इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट और समझदारी से इन्वेस्ट करना है। हमें विदाउट प्रोटेक्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख सकते हैं। प्रोटेक्शन इज द शील्ड दैट गार्ड्स अस एंड अवर फ्यूचर। 8th पॉइंट है द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में एक आदमी रहता था जिसका नाम था तरकद। वो 2 दिन का भूखा था और किसी खेत से अंजीर तोड़ के उसने खाई थी, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटी। वो बाजार के बीच में से जा रहा था। उसको सुगंध आ रही थी आसपास से फलों की,
खाने की, पर वो कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था ऐसा कौन है जो उसको कुछ पैसे दे सकता है जिससे वो कुछ खा ले। तभी उसके सामने एक आदमी आया, दबासीर। दबासीर से उसने पहले पैसे उधार ले रखे थे जो उसने अभी तक लौटाए नहीं थे, तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसे लगा कि ये क्यों आ गया मेरे सामने, इस टाइम तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। पर उसने सोचा शायद मेरे को थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं कुछ खा लूँ। पर दबासीर ने उससे बोला कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, क्या तुम वापस दोगे उसे अभी? तो तरकत ने बोला कि मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, मैं कैसे दूं इस पैसों को वापस। तरकत को बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी, वो हेल्पलेस था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दबासीर उसे और पैसे देगा, तो वो जाने ही वाला था। तभी दबासीर ने बोला कि चलो आ जाओ, यहाँ पे होटल में बैठ के खाना खाते हैं। तो दबासीर ने अपने लिए खाना मंगाया, पर तरकत के पास तो पैसे नहीं थे, तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया, सिर्फ उसने पानी पी लिया। जब वो खाना खा रहे थे तब दबासीर ने अपनी लाइफ स्टोरी तरकत के साथ शेयर की। उसने बताया कि पहले मैं सीरिया में रहता था और थोड़ा बहुत काम करता था जिससे मेरे पास पैसे आते थे, पर मेरे कुछ गलत डिसीजन की वजह से मुझे उधार लेना पड़ा, और क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उधार वापस कर सकूं, उसको वापस करने के लिए मैंने चोरी डकैती शुरू कर दी। पर जब मैं पकड़ा गया तो मुझे स्लेव बना दिया गया वहाँ पे, जहाँ मुझे सीरिया के एक रेगिस्तान में भेज दिया गया। वहाँ पे मैं एक औरत से मिला जिसका नाम था सिरा। उसने मेरी वहाँ से भागने में मदद करी। उसने मुझे ऊँट दिया और भागने के लिए सामान दिया। उसने बोला अगर तुम एक आज़ाद आदमी बनना चाहते हो तो तुम बेबीलोन में वापस आना और सबका उधार वापस कर देना, इससे तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। उसने ऐसा ही किया, उसने सबका उधार दिया और अब उसके पास काफ़ी पैसे थे। तरकत को इस कहानी से बड़ी इंस्पिरेशन मिली। उसने ठान लिया कि अब वो भी ऐसा करेगा, वो सबके पास जाएगा, अपनी परेशानियां बताएगा और उनको कमिटमेंट देगा कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वो उनसे भागेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। तरकत ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, धीरे धीरे करके सारा उधार उतार दिया और एक खुशी भरी जिंदगी जीने लगा। उसे समझ में आ गया था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर अंदर डिटर्मिनेशन हो तो रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। 9th पॉइंट है द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। नॉटिंगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड श्रूसबरी। एक बार उन्हें अपने दोस्त से लेटर आया कि हमें कुछ पुराने क्ले टैबलेट मिले हैं, पर उस पर जो लिखा है वो हम समझ नहीं पा रहे, तो आप उसे ट्रांसलेट कर दीजिए। प्रोफेसर श्रूसबरी वहां गए और वो उसे पढ़ने लगे, तो उन्हें पता चला कि उस पर एक इंसान की कहानी लिखी थी, दबासीर, जो कि एक टाइम पे एक स्लेव था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा उधार था, और एक टाइम पे उसने सारा उधार उतारा और एक अच्छी जिंदगी जीने लगा था। प्रोफेसर को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि उनके ऊपर भी काफी उधार था, तो उन्होंने देखा क्या इस पुरानी जानकारी से नए जमाने की समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने कहानी पढ़नी शुरू करी। दबासीर सीरिया में स्लेव था, पर जब वो बेबीलोन में वापस आया तो वो एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहता था। तो उसे वहां पे एक दोस्त मिला, मेथन, जो कि लोगों को उधार दिया करता था। दबासीर ने अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताई और मेथन ने उसे उसका हल बताया। मेथन ने बोला जो भी तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं उसमें से 10% तुम्हें सेव करना है, 70% में तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और 20% रेगुलरली तुम्हें अपना कर्जा उतारना है। इससे तुम जल्दी ही सारा कर्जा उतार दोगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे। दबासीर ने ऐसा ही करा। उसने अपने सारे कर्जदारों को बता दिया कि मैं आपको हर महीने इतने पैसे दूंगा, और 1 साल के अंदर उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। इस वजह से जो लोग उसकी इज्जत नहीं भी करते थे वो भी उसकी इज्जत करने लगे। ये कहानी पढ़ के प्रोफेसर श्रूसबरी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि क्या मैं इसे आज के ज़माने में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात की और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। देखते ही देखते उन्होंने भी 1 साल के अंदर सारा कर्जा उतार दिया, और अब उनको खुशी थी कि उनके हाथ में पैसे रहते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10% सेव करते थे। तो प्रोफेसर श्रूसबरी को एहसास हुआ कि अगर इंसान डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करे, उसके पास एक राइट प्लान हो और काम करने की डिटर्मिनेशन हो, तो कोई भी उधार से निकल के एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। 10th पॉइंट है द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था शारूनाडा, जो कि बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता था। बाहर से दिखने से ही लोगों को पता चल जाता था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, पर अंदर ही अंदर उसको बहुत ही चिंता थी। उसे चिंता इस बात की थी कि उसके साथ जो बच्चा था हदनगुला, वो उसके पुराने पार्टनर अरदगुला का पोता था, जो कि काफी नासमझ था। पर शारूनाडा अरदगुला की काफी इज्जत करता था, तो वो चाहता था कि उसका पोता हदनगुला जिंदगी में कुछ अच्छा करे। शारूनाडा एक टाइम पे स्लेव हुआ करता था, और अरदगुला ने उससे पूछा था कि तुम क्या करोगे जब तुम्हें आज़ादी मिलेगी।
तो शाहरुनाडा ने बोला था कि मैं एक व्यापारी बनूंगा। एक बार शाहरुनाडा एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तपती धूप में काम करते हुए उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे कभी खुशी मिलेगी। पर तभी अरदगुला आया। उसने शाहरुनाडा को आज़ाद करने के लिए उसका प्राइस दिया और उसे आज़ादी दिला दी। तो शाहरुनाडा अरदगुला के इस एहसान को कभी नहीं भूला। पर अरदगुला का बेटा और अरदगुला का पोता इतने समझदार नहीं थे। अरदगुला का पोता जो उसके साथ आ रहा था, हदनगुला, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। वो शाहरुनाडा से बोलता है कि मैं एक राजकुमार की तरह कैसे जी सकता हूँ जहाँ पे मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े और सारी दुनिया की अच्छी चीज़ें मेरे पास रहें। तो शाहरुनाडा हंसा और उसने बोला, अगर तुम्हारे पास मेरे जितनी दौलत है तो तुम क्या करोगे। उसने बोला, अगर मेरे पास तुम्हारे जितनी दौलत हो तब तो मैं बहुत ही आलिशान जिंदगी जीऊंगा और ऐसे तपते रेगिस्तान से इधर से उधर नहीं जाऊंगा। तो शाहरुनाडा ने बेबीलोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वो जगह है जहां से अरदगुला तुम्हारे दादाजी बहुत अमीर बने थे। हदनगुला निराशा से नीचे देखते हुए बोलता है कि ना तो मेरे पापा के पास पैसे रहे और ना ही मेरे पास। मेरे दादाजी अमीर बनना जानते थे, हम तो खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो शाहरुनाडा ने अपनी उसे कहानी सुनाई। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने हनी केक बेचना शुरू करा, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे आने लगे। एक टाइम पे अरदगुला भी उसके कस्टमर हुआ करते थे और इस तरह से धीरे धीरे करके शाहरुनाडा एक अमीर व्यापारी बन गए। उनका मानना था कि अगर तुम बहुत अच्छे से काम करते हो तो वो तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाता, वो तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बना देता है। हदनगुला को इस कहानी से बहुत इंस्पिरेशन मिली और उसे समझ आ गया कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद उसने विशफुल थिंकिंग, जो वो चाहता था कि मेरे को एक आलिशान जिंदगी जीनी है, उससे बाहर आके मेहनत करना शुरू करा जिससे वो अमीर हो सके। क्योंकि उसे पता चल गया था मेहनत से काम करने से सिर्फ उसके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग उसकी इज्जत भी करेंगे। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।